Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10. Welcome back to you over another lecture of computer from chapter number 1. And this is about the practice of flow chart. मेरा दिन नहीं था कि मैं flow chart के ऊपर एक और lecture करूँ, but seeing your assignments where you have done a multiple mistakes multiple times, जिसमें आपने shapes का जो है वो क्या मैं इसको कहूँ, क्या लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करूँ, आपने एक जैसे shapes जो है वो हर उस process के लिए use कर ली है. rectangular shape ही आपने स्टार्ट एंड स्टॉप पे लगाई हुई है, प्रोसेसिंग में भी आउटपुट में भी वही लगाई हुई ये है. तो उसकी वजह से मैं इसकी एक और लेक्चर मैं कर रही हूँ फ्लो चार्ट की वजह से आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा. तो आपके बुक में क्योंकि बहुत सारे एल्गोरिदम्स भी जैसे गिवन थे, 13 एग्जांपल्स थे एल्गोरिदम में की, जिसके में से 10 हमने किए थे और बाकी 3 मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए रखे थे. इसी तरीके से फ्लो चार्ट भी उन्हीं 10 का आज हम डिस्कस करेंगे. फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव एडेड दी फर्स्ट 3 स्लाइड्स ऑफ फर्स्ट 4 स्लाइड्स ऑफ प्रीवियस लेक्चर, ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें जो पिछले लेक्चर में अच्छे से क्लियर नहीं हुई अभी आपको क्लियर हो जाए. फ्लो चार्ट की डेफिनेशन ऑब्वियसली दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, जिसके अंदर शेप्स यूज होती हैं ऑपरेशंस को डिफाइन करने के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म. फ्लो चार्ट सिंबल्स जो आप लोगों ने इंतहाई गलत बनाए हैं. सबसे पहले फ्लो लाइंस का तो वो तो ठीक था, ठीक है. स्टार्ट एंड स्टॉप जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे अगर आप लोगों को ये शेप नज़र आ रही हो तो ये आपके पास ओवल शेप है. बहुत सारे बच्चों ने ये रेक्टेंगुलर शेप जो है वो ड्रॉ की हुई थी और वो आपके पास गलत है. आपने स्टार्ट एंड स्टॉप बिट के लिए ये ओवल शेप ड्रॉ करनी है. सिमिलरली इनपुट और आउटपुट के लिए बहुत सारे बच्चों ने ये वाली शेप ड्रॉ की हुई है, या आपके पास प्रोसेस की शेप है. इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज होती है, जिसकी दोनों एजेस टिल्ट होते हैं और ऊपर से स्ट्रेट लाइंस होती हैं. पैरेललोग्राम आपके पास इनपुट और आउटपुट के लिए, जहां पे हम चीज को आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं, आउटपुट करवा रहे हैं, तो हम वहां पर जो है वो ये शेप यूज करेंगे. ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये आपके पास शेप करेक्ट है इनपुट और आउटपुट के लिए. इनपुट और आउटपुट के लिए ये शेप आपके पास करेक्ट नहीं है. यू डोंट हैव टू यूज दिस शेप फॉर इनपुट एंड आउटपुट. आपने उसके लिए ये पैरेललोग्राम शेप जो है वो यूज करनी है. प्रोसेस के लिए रेक्टेंगुलर शेप आपके पास है. डिसीजन के लिए डायमंड शेप है. अब कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम ये आपके पास डायमंड शेप हम यूज करेंगे या हम जो है वो ये वाली डायमंड शेप यूज करेंगे. तो बच्चों आपके पास ये दोनों डायमंड शेप्स ही हैं. जब आपके पास इंस्ट्रक्शन थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो डायमंड शेप आपके पास थोड़ी सी स्ट्रेच होके लेट सपोज वो इस तरीके की शेप उसकी बन जाती है, ठीक है. तो जब आपके पास इंस्ट्रक्शन छोटी है तो बिल्कुल इस तरीके की प्रिसाइज शेप बनती है, तो जिसमें कि चारों एजेस हों जो कि डायमंड की फॉर्म में हो, चाहे वो स्ट्रेच हुए हो चाहे वो स्मॉल हो, तो वो डिसीजन के लिए ही यूज होता है. अगेन कनेक्टर है जो कि हम यूज भी कर सकते हैं, अगर हम इसको ना भी यूज करें तो इतना मसला नहीं है, ठीक है. फ्लो लाइन आपके पास जो है वो शेप्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है. स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स, स्टार्ट एंड स्टॉप जो शेप्स होती हैं इसके लिए ओवल शेप है जो कि आपके पास फ्लो चार्ट के स्टार्ट एंड स्टॉप को इंडिकेट करती हैं. उसके लिए हम ये वाली सिंबल, ये वाली शेप जो है वो यूज करते हैं. हम ये रेक्टेंगल यूज नहीं करते, ठीक है. हम रेक्टेंगल यूज नहीं करते, ठीक है. इनपुट और आउटपुट के लिए ये हम रेक्टेंगुलर अगेन यूज नहीं करेंगे. हम कौन सी शेप यूज करेंगे? ये वाली शेप यूज करेंगे जिसमें आपके पास जो है वो साइड्स जो है वो थोड़ी सी टिल्ट है, साइड्स इक्वल नहीं है. इसी तरीके से ये वाली शेप आपके पास प्रोसेस के लिए है, ये शेप आपके पास आउटपुट या इनपुट के लिए नहीं है, ओके. डिसीजन के लिए आपके पास डायमंड शेप है और कनेक्टर सिंबल आपके पास यूज होता है टू कनेक्ट दी डिफरेंट टू कनेक्ट दी शेप्स विद दी विद टू दी वन डिसीजन, ठीक है. या आपके पास एक ही पेज के ऊपर फ्लो चार्ट जो है वो एक्सीड कर रहा है एक पेज से ज्यादा, तो हम वहां पे उसकी जो ऑपरेशन है उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट 2 हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे. थर्ड वाला फ्लो चार्ट से हम स्टार्ट करते हैं. फ्लो चार्ट हमारे पास क्या कह रहा है? फ्लो चार्ट इज
फ्लो चार्ट टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गिवन मास एंड दी फोर्स। आपने एक मूविंग ऑब्जेक्ट का जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो हमने इसका एल्गोरिथम देखा था कि एक्सेलरेशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फोर्स डिवाइड बाय मास, और उसके अंदर हम इनपुट क्या लेंगे, फोर्स और मास लेंगे। तो हमने क्या किया, स्टार्ट किया। यहाँ पे देखें स्टार्ट के लिए आपके पास कौन सा सिंबल यूज हो रहा है, ओवल शेप यूज हो रही है। आपने क्या कौन सी शेप मुझे बना के भेजी हुई है, ये वाली शेप बना के भेजी हुई है, जो कि गलत है, ठीक है। अब देखिए इनपुट ले रहा है, तो इनपुट के लिए फोर्स एंड मास यूज करेंगे। फोर्स एंड मास हमने लिया। अब जो प्रोसेसिंग है, जहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है, वहां पे आप देखिए कि रेक्टेंगुलर शेप है, वहां पे रेक्टेंगुलर शेप यूज होगी, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने अब आउटपुट कर रहे हैं एक्सेलरेशन को, तो बच्चों ने आउटपुट भी मुझे रेक्टेंगुलर शेप में लिख के भेजी हुई है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आउटपुट के लिए हम कौन सी, ये वाली शेप यूज करेंगे। और स्टॉप बिट है, स्टॉप जब हम कर रहे हैं तो स्टॉप के लिए भी हम कौन सी शेप यूज करेंगे, हम ओवल शेप यूज करेंगे। ओवल शेप के अंदर हम स्टॉप को लिखेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल फ्लो चार्ट है, जो कि क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन डिफाइन कर रहा है मूविंग ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट अगेन कौन सी है आपके पास फ्लो चार्ट है, जो कि हम क्यूब की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें उसकी इनपुट क्या चाहिए होगी, उसकी लेंथ चाहिए होगी। तो हमने स्टार्ट लिया, पैरेललोग्राम के अंदर ये देखें पैरेललोग्राम की कौन सी शेप है, उसके अंदर इनपुट ली। अब हमने इनपुट लेने के बाद हमने इनपुट की जो लेंथ थी उसकी, ठीक है, उसको 3 टाइम्स उसी से मल्टीप्लाई करना था। तो हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं ना, हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसको हमने रेक्टेंगुलर शेप के अंदर लिखा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय एल, दैट इज योर लेंथ। वी कैलकुलेट हो गया। तो हमने आउटपुट अब डिस्प्ले करनी है, तो आउटपुट को भी सेम इसी शेप के अंदर ही लिखेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि इनपुट और आउटपुट के लिए आपके पास कौन सी शेप यूज होगी, आपके पास पैरेललोग्राम ही शेप यूज होगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्प्ले कर लिया, तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास फ्लो चार्ट है, जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमने एरिया को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें हाइट एंड बेस चाहिए, ठीक है। तो हमने स्टार्ट लिया ओवल शेप के अंदर। अब हमने इनपुट देखनी है, तो बेस और हाइट चाहिए, तो उसको हमने रेक्टेंगुलर शेप में लिखा। उसके बाद हमने क्या करना है, बेस और हाइट आ गई, तो हम एरिया के अंदर बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, जो कि प्रोसेसिंग है, तो इसको हमने रेक्टेंगुलर शेप में लिखा। अब एरिया कैलकुलेट हो गया, हमारे पास आ गया। आउटपुट डिस्प्ले करनी है, तो आउटपुट को भी रेक्टेंगुलर शेप में लिखा, जैसे हमने इनपुट को रेक्टेंगुलर शेप में लिखा। उसके बाद हमने स्टॉप कर दिया, जिसको हमने ओवल शेप में लिखा। दैट्स सो इजी फॉर यू। अगर आपने लेक्चर अगेन ये वाला भी देखा है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगेन आपके पास एक और एल्गोरिदम है, जिसके अंदर आपने ग्रेड्स डिस्प्ले करने थे, जिसके अंदर आपके पास 6 सिनेरियोज थे। 80 से अबव वाला, 70 से अबव वाला, 60 से अबव वाला, 50 से अबव वाला, 40 से अबव वाला और 30 से अबव वाला। और 30 से लेस पे हमने कहा था कि वो उसको कोई भी ग्रेड असाइन ना करे, ठीक है। हमने मार्क्स की स्टूडेंट्स के लेने थे, हमने स्टार्ट लिया, मार्क्स लिए। अब हमने उसके अंदर कंडीशंस थी कि अगर 80 से अबव हूँ तो A1 आए, 70 से अबव हूँ तो A आए, 60 से अबव हूँ तो बी ग्रेड आए, 50 से अबव हूँ तो सी ग्रेड आए, 40 से अबव हूँ तो डी ग्रेड आए, 33 से अबव हूँ तो ई ग्रेड आए, और 33 से लेस हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, 10 20 40 जितने भी हूँ, तो हमारे पास उसको कोई ग्रेड असाइन ना करें। तो हमने उसी हिसाब से कंडीशंस लगा ली। पहली कंडीशन ट्रू होती है तो A1 ग्रेड असाइन करें, नई कंडीशन ट्रू होती है तो वो अगली कंडीशन चेक करे कि अगर 80 से ग्रेटर नहीं है तो हो सकता है 80 से लेस हूँ, जो कि 70 हो सकते हैं, ठीक है। तो 70 अगर ट्रू होता है तो वो उसको A ग्रेड असाइन करे। अगर वो नहीं होता, 70 में भी लाई नहीं करती, तो अगली कंडीशन चेक करे, जो कि 60 हो सकती है। 60 अगर ट्रू है तो उसको बी असाइन करे। इसी तरीके से हम बाकी मल्टीपल कंडीशंस चेक करेंगे। और हमने यहाँ पे फिर सारी कंडीशंस एंड होके कहाँ पे स्टॉप हो रही हैं, क्योंकि वो अगर यहाँ पे यही कंडीशन पहले ट्रू हो जाती है तो उसको बाकी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं से डायरेक्टली वो एल्गोरिदम हमारे पास जो है वो फ्लो चार्ट स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज अ फ्लो चार्ट दैट इज यूज्ड फॉर ग्रेडिंग मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। नेक्स्ट अगेन फ्लो चार्ट था, जिसके अंदर हमने एक्सपोनेंट फाइंड करना था। इसका अगर एल्गोरिथम याद हो तो हमने एक नंबर लिया था और एक एक्सपोनेंट, यानी एक नंबर और उसकी हमने जितनी पावर लेनी है। फिर हमने 2 वेरिएबल यूज किए थे, जिनको हमने इनिशियलाइज करवाया था। इनिशियलाइजेशन की बात हमने क्या की थी, उसको भी रेक्टेंगुलर शेप में रखेंगे। फिर हमने क्या किया, पावर मल्टीप्लाई बाय n, यानी फर्स्ट टाइम वो नंबर खुद ही से एक दफा मल्टीप्लाई वन टाइम वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगली दफा जो k की वैल्यू हमने क्या लिखी थी 1, जो कि एक्सपोनेंट को लेट सपोज जो है वो डिफाइन कर रहा था,
तो k इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी जब वो नंबर खुद p से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद k के अंदर इंक्रीमेंट आ जाए। इसकी हम वर्किंग सारी पढ़ चुके हैं, अभी मैं इसकी वर्किंग के ऊपर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, हम सिंपल फ्लो चार्ट की बात करेंगे, ठीक है। ये भी प्रोसेसिंग थी, इनिशियलाइजेशन भी प्रोसेसिंग थी, जो कि हमने रेक्टेंगुलर शेप में लिखी। उसके बाद कंडीशन हम चेक कर रहे थे कि k तब तक हमारे पास जो है वो, अच्छा यहाँ पे एक और मिस्टेक है, आपके पास जो है वो ई को भी इनिशियलाइज करवाना है, या लेट्स सपोज ई की भी कंडीशन हो सकती है। ई की कंडीशन हमने क्या लगाई थी, अच्छा चलो वो इनपुट में आएगा, सॉरी इनपुट में आपके पास ई जो है वो अगर लेट्स सपोज 5 आता है या 6 आता है तो के के अंदर तब तक इंक्रीमेंट होता है जब तक वो ई के इक्वल नहीं होता। ई कौन सा है, वो नंबर है जो के पावर में आएगा। जैसे लेट्स सपोज 2 की पावर अगर हम 5 करें तो यहाँ पे 5 आपके पास जो है वो ई होगा, और 2 आपके पास जो है वो क्या होगा, वो आपके पास नंबर होगा, ठीक है। तो जब तक के का इंक्रीमेंट हो के वो 5 तक नहीं आता तब तक ये प्रोसेसिंग जो है ये वापस जाके यहाँ पे ये वाला स्टेप जो है वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहे। जब वो 5 के इक्वल के हो जाएगा तो उसके बाद वो p को एज अ आउटपुट डिस्प्ले कर दे। आउटपुट को हमने अगेन पैरेललोग्राम में डिस्प्ले करना है, और उसके बाद हम इस फ्लो चार्ट को स्टॉप कर देंगे। सो दिस इज हाउ वर्क इज डन। नेक्स्ट आपके पास फ्लो चार्ट है, ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है, ठीक है। तो ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है, इसके अंदर कोई इनपुट नहीं है, सिंपल हमने 1 से लेकर 100 तक, तो हम 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया था, ठीक है, जिसको 1 से इनिशियलाइज करवा दिया, स्टार्ट किया, और उस 1 वाला वेरिएबल 1 k इज इक्वल टू 1 है ना, तो 1 वैल्यू हमारे पास कौन सी, ऑड वैल्यू, उसको हमने सिंपल आउटपुट करवा दिया। अब हमने क्या किया कि 1 के बाद अगली ऑड वैल्यू क्या आती है, 3। 3 कैसे आएगा, 1 प्लस 2, तो हमने क्या कर दिया, k इज इक्वल टू k प्लस 2, k की वैल्यू क्या थी 1, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। अगेन हमने उसको जो है वो अब 100 तक करना है ना, तो हम यहाँ पे दोबारा से यहाँ से आउटपुट का स्टेप नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि देखेंगे कि क्या k 100 से लेस है। अगर तो वो लेस है, अगर तो वो येस है, वो दोबारा ऊपर जाके जो k की उसने यहाँ पे प्रोसेसिंग की है वो डिस्प्ले कर दे। अगेन वो k के अंदर इंक्रीमेंट करके दे, 3 प्लस 2 कितने होंगे 5। अगेन वो कंडीशन चेक करे, जब तक नंबर 100 तक नहीं पहुंचता वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो ऑड नंबर 2 के डिफरेंस के साथ डिस्प्ले करता जाए। जब k की वैल्यू लेट सपोज एक टाइम पे आके 100 हो जाती है, 101 हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या कर दे, उसको स्टॉप कर दे यहीं पे, ठीक है। यहीं से जब वो उसकी वैल्यू, इट मींस कि हमने 1 से लेकर 100 तक ऑड नंबर्स को डिस्प्ले कर लिया है। इसी तरीके से फ्लो चार्ट है आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को डिस्प्ले करने का, ये हमारे पास सीक्वेंस है। इसके अंदर भी इनपुट हमारे पास कोई नहीं थी, सिंपल हमारे पास जो है वो 27 से नंबर स्टार्ट हो रहा था और कहाँ तक जा रहा था, -6 तक, जो कि हमारे पास ये नंबर्स माइनस हो रहे थे, कितने के गैप से, 3 के गैप से। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसको 27 वैल्यू असाइन कर दी, हमने पहले उसको डिस्प्ले कर दिया, पहले स्क्रीन के ऊपर 27 डिस्प्ले हो गया। अब अगली वैल्यू 24 डिस्प्ले होनी चाहिए, तो हमने 27 - 3 कर दिया, k इज इक्वल टू k -3 यानी 27 - 3। अब हमने देखा कि क्या लास्ट वाली वैल्यू तक हमने चेक करना है ना, तो k जब तक -6 से ग्रेटर रहेगा तब तक जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 रहेगा, तब तक k को डिस्प्ले करता रहेगा। जब इससे वो लेस हो जाएगा, जब अगली वैल्यू लेट सपोज -9 आ जाती है, तो आपके पास क्या आ जाए, लूप यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और हमारे पास 27 से -6 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में, लोएस्ट ऑर्डर में ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमारे पास जो है वो नंबर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने फ्लो चार्ट अगले क्या कौन सा है, दैट इज टू फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स। वर्किंग हमने इनके एल्गोरिथम्स में पढ़ ली थी। इवन नंबर्स में हमने सम फाइंड आउट करना है, तो एक सम का वेरिएबल स्टार्ट हमने लिया ओवल शेप से, ठीक है। उसके बाद हमने इनिशियलाइजेशन करनी थी। एल्गोरिथम अगर आप इसका देखें तो सम को हमने 0 से इनिशियलाइज की, यानी सम के अंदर पहले ये जो प्याला है जिसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं वो प्याला पहले से खाली हो, अगर उसमें कुछ मौजूद है, अगर उसमें ऑलरेडी पानी मौजूद है तो पानी मेरे पास ज्यादा हो जाएगा, जो कि आंसर गलत होगा। इस वजह से हमने क्या किया, सम को अभी 0 से इनिशियलाइज किया, यानी अभी तक हम किसी भी नंबर का हमारे पास सम कैलकुलेटेड नहीं है। इवन नंबर्स का है तो फर्स्ट इवन नंबर आपके पास जो है वो 2 बनता है, तो हमने 2 से स्टार्ट किया, सिंपल हमने 0 + 2 कर दिया, पहली वैल्यू 2 आ गई। फिर हमने क्या किया कि k के अंदर इंक्रीमेंट किया, यानी 2 के बाद k इज इक्वल टू k + 2 कर दिया, यानी 2 + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अगेन अब हमने 100 तक देखना है, तो हम देखेंगे क्या 4 और 100 इक्वल है,
यानी कि 4 अभी तो सेकंड वैल्यू है, तो हमने 100 तक k की वैल्यू को जो है वो चेक करना है। k की वैल्यू 4 है और हमने 100 तक लेके जानी है, तो हम देखेंगे कि क्या k इज लेस देन इक्वल टू 100 है। यस, 400 से लेस है, तो हम दोबारा से यहाँ पे जाके दोबारा से जो सम ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था कितना आया था, 2 आया था, 2 प्लस अब क्या कर देंगे, जो यहाँ पे इंक्रीमेंट के बाद क्या वैल्यू आ गई थी k की 4, तो जो कि कितना अब हमारे पास सम आ जाएगा 6। अगेन फिर k के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे, k की क्या वैल्यू थी 4 थी, तो 4 प्लस 2 कितना अब हमारे पास हो जाएगा, अगेन 6 हो जाएगा। ठीक है, अब वो 6 का कंपैरिजन देखेगा, क्या 6 जो है वो लेस देन है हमारे पास 100 से, यस, तो वो दोबारा यहाँ पे जाके उसको कैलकुलेट करेगा। सम की क्या वैल्यू आई थी 6 थी, अभी के की क्या वैल्यू है 6 है, तो वो क्या कर देगा 6 प्लस 6 कर देगा। इस तरीके से सम के अंदर वैल्यू स्टोर होती जाएंगी, के के अंदर इंक्रीमेंट होगी, के की वैल्यू 6 थी तो k प्लस 2 6 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8। इवन नंबर्स आते जा रहे हैं 100 तक, जब तक ये नहीं होता इस तरीके से ये सम यहाँ पे इसके अंदर ऐड होता जाएगा और हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आती जाएगी। जब 100 तक वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी तो हमारे पास जो है उसके बाद कोई भी, उसके बाद वो क्या कर देगा, आउटपुट को डिस्प्ले कर देगा। डिस्प्ले करना है तो हमारे पास कौन सी पैरेललोग्राम शेप यूज होगी और उसके बाद हमारे पास एल्गोरिदम एंड हो जाएगा। सो दिस इज द सिंपल प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग एल्गोरिदम्स। हम एल्गोज के ऊपर किस तरीके से काम करते हैं, उसमें किस तरीके की शेप्स यूज होती हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपके पास शेप है। अगर आप स्टार्ट के ऊपर जो है वो रेक्टेंगुलर शेप लगा रहे हैं, इट मीन्स आप स्टार्ट को एज अ प्रोसेसिंग डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर आप आउटपुट के ऊपर जो है वो रेक्टेंगुलर शेप लगा रहे हैं, इट मीन्स आप आउटपुट के ऊपर जो है वो आउटपुट को एज अ प्रोसेसिंग शो करें। तो आपने शेप्स का ध्यान रखना है। फ्लो चार्ट्स के अंदर शेप्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव derived the correct solution but you have used the wrong shapes, then your entire question will be marked wrong. 0 marks आपको जो है वो इसके अगेंस्ट मिलेंगे। So practice of shapes is good. उसके लिए आपको लेक्चर लाजमी सुनना पड़ेगा, otherwise you won't get it by any means. So the home task, here comes the home task. You have to draw the flow chart of next 3 problems, that is problem number 11, 12 and 13. You have to draw the flow chart and you have to submit them within 24 hours so that I can mark your attendance. And I hope आज के lecture के बाद आप लोगों की shapes जो हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी। It's not any difficult, it's the easiest and most interesting topic जिसके अंदर आपने simple जो है वो shapes use करनी है। Processing आपने already की भी है, उसको simple आपने shapes में लिखना है and your work is done here. That's all for today. Rewatch this lecture if you have any ambiguity and please try to attempt your assignments correctly. There is no chance of any mistake by this for this home task. That's all for today. Have a good day ahead. Stay blessed and Allah Hafiz.